नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस अपराध की घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो घटना है 9 अगस्त 2017 को घटी बिहार के सिवान जिले की। तो चलिए दोस्तों, इस घटना के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। बिहार के जिला सिवान के थाना नगर के मोहल्ला सीताराम बेलहट्टा के वार्ड नंबर 32 में कपड़ा और सोने चांदी के गहनों के व्यवसायी राजकुमार गुप्ता परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी स्मिता और 11 साल का इकलौता बेटा विष्णुराज उर्फ राहुल था। इकलौता होने की वजह से राजकुमार बेटे को बड़े जतन से पाल रहे थे। उनके पास किसी चीज की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने बेटे का दाखिला शहर के सबसे महंगे और प्रसिद्ध स्कूल डॉन बॉस्को में करा दिया था। वो इस समय 6वीं में पढ़ रहा था। बेटा पढ़ने में कमजोर ना रहे, इसके लिए राजकुमार ने मोहल्ले के संदीप कुमार को ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा रखा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसलिए राजकुमार हर तरह से खुश थे। लेकिन किसकी खुशी को कब ग्रहण लग जाए कौन जानता है। ऐसा ही कुछ 9 अगस्त 2017 की शाम राजकुमार गुप्ता के साथ हुआ। राजकुमार गुप्ता की पत्नी स्मिता रक्षाबंधन पर 7 अगस्त को मायके चली गई थी। मां के ना रहने पर राहुल की देखरेख उसकी चाची लक्ष्मी के जिम्मे थी, क्योंकि वो भी उसी मकान में पहली मंजिल पर पति रामाकांत गुप्ता के साथ रहती थी। दोनों भाई रहते भले अलग अलग थे, लेकिन संबंध सगे भाइयों में जिस तरह के होने चाहिए वैसे ही थे। इसलिए पत्नी के मायके चले जाने पर भी राजकुमार बेटे की तरफ से निश्चिंत थे। 9 अगस्त की शाम 7 बजे ट्यूशन पढ़कर राहुल चाची से दुकान पर जाने की बात कहकर घर से निकल गया। वो घर से निकला ही था कि राजकुमार ने फोन करके लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी जरा नीचे देखकर बताओ कि राहुल ट्यूशन पढ़ रहा है या पढ़ चुका। ठीक है भाई साहब, देखकर बताती हूँ, जवाब में लक्ष्मी ने कहा। राजकुमार ने फोन काट दिया कि लक्ष्मी देखकर बताएगी, लेकिन उस समय लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आलसवश नीचे नहीं गई। शायद इसी वजह से घर से जाते समय राहुल ने उसे दुकान पर जाने के बारे में जो बताया था उस पर भी उसने ध्यान नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी को थोड़ा आराम महसूस हुआ तो वो नीचे आई। राहुल को घर में ना पाकर उसने सोचा कि राहुल दुकान पर चला गया होगा। दूसरी ओर लक्ष्मी से बात होने के बाद राजकुमार दुकानदारी में व्यस्त हो गए थे। करीब 9 बजे दुकान बंद करके वो घर पहुंचे तो राहुल उन्हें घर में कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा तो उसने कहा, भाई साहब वो तो 7 बजे से ही घर में नहीं है, वो तो दुकान पर चला गया था। राहुल 7 बजे से घर में नहीं है। हैरानी से राजकुमार ने कहा, पर वो तो दुकान पर भी नहीं आया। राजकुमार को लगा राहुल दुकान पर जाने के बजाय किसी दोस्त के घर खेलने चला गया होगा। घर से बाहर आकर वो आस पड़ोस में राहुल के बारे में पूछने लगे, लेकिन राहुल किसी के यहाँ नहीं गया था। राजकुमार परेशान हो उठे कि इस तरह राहुल बिना बताए कहाँ चला गया। उसकी इस हरकत पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और चिंता भी हो रही थी, क्योंकि इकलौते बेटे की बात थी। जब राहुल आसपास कहीं नहीं मिला तो राजकुमार ट्यूशन पढ़ाने वाले संदीप कुमार के यहाँ गए। उन्होंने उससे राहुल के बारे में पूछा तो उसने कहा, शाम 7 बजे तक मैं राहुल को पढ़ाता रहा, उसके बाद मैं अपने घर आ गया। उस समय तक तो राहुल घर पर ही था, उसके बाद ही कहीं गया होगा। हारे हुए जुआरी की तरह राजकुमार घर वापस आ गए। अब तक उनका भाई रमाकांत भी घर आ गया था। उन्होंने भाई से राहुल के गायब होने की बात बताई तो वो भी हैरान रह गया, क्योंकि अब तक रात के 10:30 बज चुके थे। ऐसे में वे राहुल को ढूंढने कहां जाते। राजकुमार की समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने पत्नी को फोन करके बेटे के गायब होने के बारे में बता दिया। बेटे के गायब होने का पता चलते ही स्मिता रोने लगी। कुछ व्यवसायी मित्रों को राजकुमार ने बेटे के गायब होने की बात बताई तो सबने उन्हें हिम्मत बंधाते हुए राहुल की गुमशुदगी दर्ज कराने की सलाह दी। सवेरा होते ही कुछ व्यवसायियों के साथ राजकुमार थाना नगर पहुंचे और थाना प्रभारी सुबोध कुमार को पूरी बात बताई तो उन्होंने तुरंत गुमशुदगी दर्ज करके आश्वासन दिया कि वो अभी कार्रवाई करते हैं। अब तक समिता भी घर आ गई थी।
उसका रो रो कर बुरा हाल था। सब उसे समझा रहे थे। राजकुमार ने भी पत्नी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो खुद ही रोने लगे। राहुल के गायब होने की जानकारी पाकर तमाम रिश्तेदार और जान पहचान वाले राजकुमार के घर आ गए थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल अचानक कहां चला गया। सब इसी बात पर विचार कर रहे थे कि रात को 10 बजे के करीब राजकुमार गुप्ता के मोबाइल पर एक फोन आया। चूंकि वो नया नंबर था, इसलिए राजकुमार ने फोन रिसीव करके पूछा, कौन? मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी ओर से रौबदार आवाज में लगभग धमकाने वाले अंदाज में कहा गया, तुम्हारा बेटा राहुल मेरे कब्जे में है। उसकी जान की सलामती चाहते हो तो 30 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो। रुपए कब और कहां पहुंचाने हैं ये तुम्हें बाद में बता दिया जाएगा। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस मामले में पुलिस को बीच में ले आए तो बेटे की लाश ही मिलेगी। अरे आप कौन हैं और कहां से बोल रहे हैं? राजकुमार ने पूछा, लेकिन उनके इन सवालों का जवाब देने के बजाय फोन करने वाले ने फोन काट दिया। राजकुमार ने पलटकर फोन किया तो फोन बंद हो चुका था। उन्होंने ये बात पत्नी और भाई को बताई तो बेटे के अपहरण की बात सुनकर पत्नी और जोर जोर से रोने लगी। सलाह मशवरा के बाद तय हुआ कि इस बात की सूचना पुलिस को दे दी जाए, क्योंकि अपहरणकर्ताओं का क्या भरोसा, वे रुपए लेकर भी बच्चे को सकुशल वापस ना करें। राजकुमार तुरंत भाई और कुछ व्यवसायी मित्रों के साथ थाना नगर पहुंच गए और थाना प्रभारी सुबोध कुमार को अपहरणकर्ताओं द्वारा किए गए फोन के बारे में बताया। तो उन्होंने अपहरणकर्ताओं के उस नंबर को उसी समय सर्विलांस पर लगवा दिया। इसी के साथ उन्होंने राहुल की गुमशुदगी को अपहरण की धारा 364 के तहत दर्ज कराकर इस घटना की सूचना जिले के सभी थानों और पुलिस अधिकारियों को दे दी। इसके बाद पुलिस राहुल की खोज में जुट गई। घटना की सूचना एसपी सौरभ कुमार साहा को भी मिल गई थी। वो खुद इस पर नजर रखने लगे। राहुल को सही सलामत मुक्त कराने के लिए उन्होंने एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को इस मामले में लगा दिया। इसके बाद पुलिस की 2 टीमें गठित की गई। एक टीम का नेतृत्व एसआईटी प्रभारी मनोज कुमार कर रहे थे और दूसरी टीम थाना प्रभारी सुबोध कुमार के नेतृत्व में काम कर रही थी। उनकी मदद के लिए जिले के कई थानों के थाना प्रभारी भी लगाए गए थे। उसी दिन शाम को एक बार फिर अपहरणकर्ताओं ने राजकुमार को फोन करके फिरौती की रकम मांगी, पर राजकुमार ने फिरौती देने से मना कर दिया। पुलिस ने उस फोन की लोकेशन पता की जिससे फिरौती मांगी गई थी। पता चला कि वो गोपालगंज के मीरगंज के मटिहानी से किया गया था। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। दरअसल पुलिस को वहां पहुंचने से पहले ही अपहरणकर्ता निकल गए थे। इससे पुलिस को लगा कि राहुल के अपहरण में कोई करीबी शामिल है, जो अपहरणकर्ताओं को पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी दे रहा है। अगले दिन यानी 11 अगस्त को सुबह सुबह थाना मुफस्सिल पुलिस ने अमलोरी सरसर के बीच बस स्टॉप के नजदीक सड़क के किनारे सीमेंट की बोरी में बंधी एक बच्चे की लाश बरामद की। शकल सूरत और पहनावे से बच्चा बड़े घर का लग रहा था। कहीं से इस बात की भनक राजकुमार को लग गई तो वो भाई के साथ वहां पहुंच गए। शव देखते ही दोनों भाई बिलक बिलक कर रोने लगे। शव राजकुमार के इकलौते बेटे राहुल का था। राहुल की हत्या की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। जब इस बात की जानकारी व्यापारियों को हुई तो सारे व्यापारी इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए एसपी सौरभ कुमार साहा ने तुरंत पुलिस फोर्स की व्यवस्था की और शहर की नाकेबंदी करवा दी। इसके बावजूद गुस्साए भीड़ ने पुलिस के वज्र वाहन को आग लगा दी। सभी राहुल की लाश को रखकर हत्यारों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और एसडीएम श्याम बिहारी मीणा ने गुस्साए लोगों को आश्वासन दिया कि हत्यारों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। तब लोग थोड़ा शांत हुए। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। उसी दिन शाम को लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। सुबह राहुल के अपहरण की खबर फोटो के साथ अखबारों में छपी तो एक आदमी ने वो खबर पढ़ी और फोटो देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसने अस्पताल रोड पर राहुल को एक बोलेरो में 3 लोगों के द्वारा बैठाते देखा था। राहुल को बैठाकर वे पश्चिम की ओर गए थे। उस आदमी से रहा नहीं गया और वो थाना मुफस्सिल पहुंच गया।
थाना प्रभारी विनय प्रताप सिंह से उसने एसपी के सामने अपनी बात कहने को कहा तो वो उसे एसपी सौरभ कुमार साहा के पास ले गए। उसने जो देखा था सौरभ कुमार साहा को बता दिया। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए जो फोन किए थे वे गोपालगंज के मीरगंज के मटिहानी से किए गए थे। पुलिस ने योजना बनाकर दोबारा मटिहानी में सर्च अभियान चलाया तो दो लोग मनोज और दिनेश पकड़ में आ गए। ये दोनों सगे भाई थे। सिवान लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे राहुल के अपहरण में शामिल थे और उन्हीं के साथी मिट्ठू ने फिरौती के लिए फोन किए थे। फोन जिस नंबर से किए गए थे उन्होंने उस नंबर का सिम थाना हथुआ के मनी छापर गांव के रहने वाले विकास कुमार प्रसाद से खरीदा था। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सिवान का भरत था। पुलिस ने उसी दिन सिम बेचने वाले विकास कुमार और मास्टरमाइंड भरत को गिरफ्तार कर लिया। भरत ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि इस पूरे मामले का असली खिलाड़ी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने वाला संदीप कुमार था। उसी के कहने पर बच्चे का अपहरण किया गया था। इसके बाद उसी दिन पुलिस ने संदीप कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में संदीप ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस तरह 48 घंटे में एक महिला सहित सारे 11 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि 3 लोग फरार हो गए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में राहुल के अपहरण से लेकर हत्या तक की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार निकली। 22 साल का संदीप कुमार जिला सिवान के थाना नगर के नया बाजार के रहने वाले विमलेश कुमार का बेटा था। 5 भाई बहनों में वो चौथे नंबर पर था। विमलेश की कॉस्मेटिक की दुकान थी, उसी की कमाई से घर चलता था। संदीप से बड़े 4 भाई थोड़ी मोड़ी कमाई करने लगे थे। संदीप बीए फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकाल रहा था। लेकिन उसकी इच्छाएं काफी प्रबल थी। वो जिस स्थिति में था उस स्थिति में नहीं बल्कि शान की जिंदगी जीना चाहता था। वो राजकुमार गुप्ता के बेटे राहुल को भी ट्यूशन पढ़ाता था। संदीप राहुल को उसके घर पढ़ाने जाता था। उसके घर की शानो शौकत देखकर ही वो समझ गया था कि ये पैसे वाले लोग हैं। यही सोचकर धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। उसे लगा कि राहुल बड़े मालदार बाप का इकलौता बेटा है। अगर इसका अपहरण कर लिया जाए तो बेटे को छुड़ाने के लिए वह 25 से 50 लाख रुपए आसानी से दे देंगे। इसके बाद संदीप राहुल के अपहरण की योजना बनाने लगा। ये काम वो अकेला तो नहीं कर सकता था। सहयोग के लिए उसने श्रद्धानंद बाजार स्थित अस्पताल रोड चौराहे पर लिट्टी और चाय की दुकान चलाने वाले अपने एक परिचित भरत से बात की। बात लाखों की थी, इसलिए वो भी उसकी योजना में शामिल हो गया। भरत ने मीरगंज के रहने वाले अपने एक साथी आजाद अली को लालच देकर योजना में शामिल कर लिया। इस तरह अब 3 लोग हो गए थे। इसके बाद तीनों मौके की तलाश में जुट गए। 7 अगस्त को भरत की दुकान पर संदीप और आजाद अली राहुल के अपहरण की योजना को अंतिम रूप देने पहुंचे। इसकी वजह यह थी कि 7 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था। राहुल की मां स्मिता मायके चली गई थी, ये संदीप को पता था। पूरी योजना बनाकर आजाद अली ने गोपालगंज के थाना मीरगंज के गांव मटिहानी के रहने वाले दिलीप सिंह को फोन करके उनकी बोलेरो जीप 9 अगस्त के लिए बुक कर ली। आजाद अली दिलीप सिंह की जान पहचान वाला था, इसलिए उसने गाड़ी भेजने के लिए कह दिया था। 9 अगस्त की शाम 6 बजे संदीप राहुल को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर गया। घर में राहुल के अलावा कोई नहीं था। संदीप राहुल से इधर उधर की बातें करने लगा, क्योंकि उसके मन में तो उथल पुथल मची थी। पढ़ाने में उसका मन नहीं लग रहा था। शाम 7 बजे संदीप के जाने का समय हुआ तो उसने कहा, राहुल तुम्हें अपनी दुकान पर चलना हो तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं उधर ही जा रहा हूँ। राहुल को दुकान पर जाना ही था। वो कॉपी किताब रखकर संदीप के साथ चल पड़ा। घर से निकलते ही संदीप ने आजाद अली और भरत को तैयार रहने के लिए कह दिया। उसी बीच राजकुमार ने अपने भाई की पत्नी लक्ष्मी को फोन करके राहुल के बारे में पूछा तो उस समय तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद घर में राहुल को ना देखकर उसे लगा कि वो दुकान पर चला गया होगा। अस्पताल रोड चौराहे पर दिलीप सिंह और आजाद अली बोलेरो जीप लिए संदीप का इंतजार कर रहे थे। भरत भी रास्ते में मिल गया था। संदीप ने राहुल को तो बोलेरो पर बैठा दिया, लेकिन खुद नहीं बैठा। वो उनके साथ गया भी नहीं। राहुल को जब ये लोग बोलेरो में बैठा रहे थे तभी उस आदमी ने देख लिया था। भरत और आजाद अली राहुल को लेकर गोपालगंज के
जिगना के रहने वाले राजकिशोर सिंह के घर पहुंचे। दोनों ने उनसे राहुल को अपने यहाँ रखने को कहा तो उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे। दोनों 5 लाख रुपए देने को राजी हो गए तो राहुल को उनके यहाँ रख दिया गया। तब तक राहुल सो गया था, लेकिन सवेरा होते ही वो रोने लगा तो राजकिशोर सिंह ने उसे ले जाने को कहा। इसके बाद दोनों राहुल को बसंतपुर के लाल बाबू के यहाँ ले गए। पैसों के लालच में लाल बाबू का दोस्त मिट्ठू भी अपहरणकर्ताओं के साथ मिल गया। 10 अगस्त की सुबह संदीप ने फिरौती के लिए राजकुमार को फोन करने के लिए भरत को फोन किया। संदीप के कहने पर भरत ने मिट्ठू से राजकुमार को फोन करवाकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन राजकुमार ने फिरौती देने से साफ मना कर दिया। संदीप और उसके साथियों ने जो सोचकर राहुल का अपहरण किया था वो बेकार गया। उनकी मनसा पर पानी फिर गया। संदीप बुरी तरह डर गया था, क्योंकि राहुल ने उसे ही नहीं भरत और आजाद अली को भी पहचान लिया था। ऐसे में उसे जिंदा छोड़ दिया जाता तो सब पकड़े जाते। पकड़े जाने के डर से संदीप की रूह कांप उठी। बस उसने तय कर लिया कि अब राहुल को जिंदा नहीं छोड़ना है। उसने आजाद अली को फोन करके राहुल को खत्म करने के लिए कह दिया। भरत राहुल को लाल बाबू के हवाले करके सिवान लौट आया था, इसलिए अब जो करना था आजाद अली, लाल बाबू और इनके एक साथी दीपू को करना था। रात में आजाद अली ने दिलीप सिंह से एक मारुति वैन मंगवाई। लाल बाबू और दीपू ने रस्सी और सीमेंट की बोरी का इंतजाम किया। इसके बाद राहुल के गले में रस्सी लपेटकर कस दिया गया, जिससे तड़पकर वो मर गया। हत्या करने के बाद तीनों राहुल की लाश को सीमेंट की बोरी में भरकर मारुति वैन से ठिकाने लगाने के लिए चल पड़े। अब तक सवेरा हो चुका था। शव को लाकर उन्होंने सिवान के थाना मुफस्सिल के अंतर्गत अमलोरी सरसर के बीच स्थित बस स्टॉप के पास सड़क किनारे चलती वैन से फेंक दिया। उन लोगों को बोरी फेंकते कुछ लोगों ने देखा तो शोर भी मचाया, लेकिन वे भाग गए। इसके बाद उन्हीं लोगों ने इसकी सूचना थाना मुफस्सिल पुलिस को दी थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस मामले में धारा 365, 302, 201 और 34 शामिल कर दी थी और पुलिस द्वारा पकड़े गए सारे अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।